A very, very good morning to all of you. देव, अमन, उत्कर्ष, पूर्वी, सौरभ, अलका, हर्षित, अन्या, रोहित, लवीश, शाह, अजीम, ध्रुव, भुवनेश, प्रस्ताव, मेघा, सत्यम, कैफी, सौम्या, राकेश, निरंजन, अरी, नयना, अनामिका, स्तुति, जतिन, यश, चंद्रकांत, श्लोक, सान्या, ध्रुव, निहार। क्या आप ठीक ठाक हैं? होमवर्क के क्वेश्चंस थे, क्या आपने ट्राई किए थे? लो भाई, वेरी गुड। अमन ने तो सभी कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अक्षय, मेरा नाम हिंदी में काफी बोलते हैं। अब मैं ठीक बोल रहा हूँ? काफी थ्योरी, काफी। ओके। क्वेश्चन नंबर, अब बच्चे बता रहे हैं तो मैं मार्क कर लूं, यहाँ पर ही मार्क कर लूं ना। मेहुल कह रहा है 26, 27, 26, 27 और बताओ 29, 29 और 7, 7 और 24, 26, 27, 24, 26, 27, 38, 38, 22 और 24, 22 और 24, 36 और 32, 36 और 32, 2 और 3। आशीष कह रहे हैं 2 और 3। 2 और 3 तो वैसे ये मसालेदार बोले थे इनमें से, हालांकि ये कोई 2 और 3 है नहीं। चलो, मेरे ख्याल से अब दो तीन ही बचे हैं खाली, 17, 33, 34। शायद वो रिपीट ना हो, तो हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 तो हो चुका है हमारे पास, 3 भी हो चुका है, तो 2 और 3 तो हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 और 3 कुछ नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 22 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 22 नंबर आओ जी, दिखाओ। ए लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई फॉर विच रॉ, ये वही वाला तो नहीं है? तो कल क्वेश्चन किया था, वही तो नहीं है ये? 600 रुपए का मटेरियल है और दूसरा, इसमें एक ही केस है। तो सौरभ कह रहे नहीं, सेम नहीं है। ओके, देखते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट प्राइस है 400, रेट है 40। तो अल्टीमेटली मुझे बताओ, दोनों को जोड़कर हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 440। उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है? 320। वाई में मटेरियल कितना लगता है? 440। लेबर इतनी लगती है, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगता है। मुझे बताओगे कि यहाँ तक के अंदर और भी है क्या? फिक्स्ड ओवरहेड भी है। 4 लाख और 25,000 यूनिट, इसका रेट क्या आएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 तो 16 रुपए आएगा। तो 16 रुपए आएगा, तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट क्या निकल आएगी? जो केमिकल वाई है, इसकी कॉस्ट निकल आई 656। और इसका एनआरवी कितना है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। वाई के अंदर एनआरवी है 600। तो आप मुझे बताओ, आप किस पर वैल्यू करोगे? आप तो लोअर लोगे, तो लोअर कितना हो गया? 600। तो 600 इंटू केमिकल वाई का स्टॉक कितने का है? 2400 यूनिट्स। अब ये बताओ, अगर केमिकल वाई पिट रहा है, फटाफट से बताओ, क्या केमिकल वाई पिट रहा है? अगर केमिकल केमिकल वाई पिट रहा है, तो रॉ मटेरियल को भी आप क्या लेंगे? 320 पर लेंगे। और मुझे बताओ, इसकी मात्रा कितनी है? 1000। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी आ जाएगी? सौरभ, टोटल कर लेंगे तो आ जाएगी। अमन ने कहा 17,60,000। 17,60,000। तो ये क्वेश्चन में कोई रस नहीं था, वैसा वैसा ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 36। लो भाई, क्वेश्चन 36। From the following information provided by XYZ, you are required to calculate the closing stock. तो क्लोजिंग बैलेंस उसने आपको दिया हुआ है रॉ मटेरियल पी का 600 यूनिट्स। कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी, ध्यान देना, इंक्लूडिंग जीएसटी है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अवेलेबल है। तो ये क्या होगा? माइनस
फ्रेट इनवर्ड जुड़ जाएगी, हैंडलिंग चार्ज जुड़ जाएगी। तो मुझे फटाफट से बताओ मेरे पास कॉस्ट क्या पड़ गई रॉ मटेरियल की। सत्यम ने कहा 275। सत्यम शिवम सुंदरम। रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है इसका 180। अभी देखते हैं क्या करना है, ठीक है। और मात्रा कितनी है, मात्रा है 600। फिर वो हमें कह रहा है जी फिनिश गुड्स कौन से हैं, क्यू 1500 यूनिट से, मटेरियल कंज्यूम 250, लेबर है 70, ओवरहेड है 30, फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख ऑन अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ ये। तो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी, 10 रुपए। अच्छा, एक्चुअल भी दे रखी है, थैंक गॉड एक्चुअल लोअर है। तो आप मुझे बताओ 3 लाख को 25,000 से डिवाइड करना है कि 3 लाख को 30,000 से डिवाइड करना है। 30 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 रुपए आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है, 10 रुपए लेंगे। तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी हो गई। इसकी कॉस्ट कितनी होगी 360। इसकी एनआरवी देखो, उसने कहा इसकी एनआरवी 450 रुपए है। तो मुझे बताओ अगर इसकी एनआरवी 450 है तो बल्ले बल्ले हम किस पर वैल्यू करेंगे, हम वैल्यू करेंगे 360 पर। और मुझे बताओ रॉ मटेरियल किस पर वैल्यू करेंगे। रॉ मटेरियल किस पर वैल्यू करेंगे 275 पर, ठीक है। लेकिन अगर भगवान ना करे ये 340 हो जाए, ओ माय गॉड, तो आपके पास वैल्यूएशन किस पर लेनी चाहिए, फिर 340 पर लेनी चाहिए। और मुझे बताओ फिर इधर रॉ मटेरियल को भी किस पर लेना चाहिए, 180 पर लेना चाहिए। ओके, तो हमारे पास इसमें भी कोई रस वाली बात नहीं थी मेरे ख्याल से। क्या हम आगे चल सकते हैं ना। ये सेम सेम क्वेश्चन ही आप मुझे दे रखे हैं सारे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ सारा इज गिवन। ए और फिनिश गुड्स बी। रॉ मटेरियल ए में दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, फ्रेट, रिप्लेसमेंट प्राइस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इज 1600, मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड ऑन अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ सो एंड सो। ये हो गया 5 रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इज 360। अब एक बात बताओ, क्या इंस्टीट्यूट है पागल के नहीं है, उसे सेलिंग प्राइस देना चाहिए कि एनआरवी देना चाहिए, उसे एनआरवी देना चाहिए। वो एनआरवी देता नहीं है तो क्या कर लेंगे, क्या हम मान लेंगे एज्यूम्ड कि यही हमारा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। ओके, तो मुझे ना इन पर बड़ा लगता है कि इनको खुद ही भूल जाते हैं कि हमें देना क्या बच्चे को। अच्छा, मुझे ये बताओ इसमें कैपेसिटी का 5 रुपए आ गए, तो आप मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी आ गई, इसकी कॉस्ट कितनी आ गई। अमन ने कहा 365। और मुझे बताओ इसकी एनआरवी कितनी है 360। तो आप किस पर लेंगे, आप तो लोअर पर लेंगे। और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं 1600। नंबर ऑफ यूनिट कितने हो गए 1600। अब मुझे बताओ ए के बारे में बात करो। ए की कॉस्ट ये है, फ्रेट ये है, दो ही चीजें हैं। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया 160 रुपए। अच्छा ये बताओ ऊपर 160 रुपए है, यहाँ 225 क्यों है। क्या आपके मन में किसी की क्वेरी तो नहीं आई है कि सर ऊपर कॉस्ट पड़ती है 160 रुपए, यहाँ 225 क्यों है। बोलो ना, किसी की भी क्वेरी नहीं क्या ये। वेरी गुड अमन। हाँ, प्रस्ताव कह रहा हाँ अब बन गई क्वेरी, पहले तो नहीं थी अब बन गई। भाई ये 1 किलो का भाव है, क्या फिनिश गुड्स में 1.5 किलो माल नहीं लग सकता, फटाफट से बताओ। क्या फिनिश गुड्स में, भाई अगर ये दूध 1 किलो का ये भाव है तो 1 किलो बर्फी में 1 किलो दूध ही थोड़ा ना लगना चाहिए। फटाफट से समझ में आ रही है। भाई ये दूध का भाव है 160 रुपए किलो, लेकिन 1 किलो बर्फी में 1 किलो ही दूध थोड़ा ना लगना चाहिए, 2 किलो भी लग सकता है, 4 किलो भी लग सकता है। तो ऊपर 160 है तो ये 225 हो सकता है। ओके प्रस्ताव। अच्छा, अब मुझे ये बताओ 160 है, ये 152 है। मुझे ये बताओ आप यहाँ घाटे में काम कर रहे हैं, अगर यहाँ घाटे में काम कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यू क्या लेंगे 152 रुपए। यूनिट कितने हैं 750, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्टॉक निकल आएगा। तो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया। क्या इन सब के आंसर ठीक थे कि नहीं थे, आंसर ठीक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7।
Question number 7 gives the following information relating to items forming part of inventory on 31st March. His factory produces product Y using raw material A. मुझे फटाफट से बताओ X क्या है? हाँ जय बेटे, 26 नंबर सीरियल में चल रहा है ना, हम 7 पे आए हैं। आपने सीरियल देखा, आप इसको बार बार लिखते जाएंगे तो मैं आपकी क्वेरी को इग्नोर करूंगा ना, और मुझ पर होगा क्या, मुझे आपकी ढंग की क्वेरी भी हो सकता है इग्नोर हो जाए इस चक्कर में। ये फिनिश्ड गुड्स है और ये रॉ मटेरियल है। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल ए परचेज्ड 120, रिप्लेसमेंट प्राइस 90 रुपए। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स एंड कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 260 रुपए। These can be finished next year by incurring additional cost of 60 per unit. 1500 units of finished product X. Total cost 320. Expected selling price of product X is 300. Determine how each item of inventory will be valued. Also calculate the total inventory on this date. इसमें हमें ज्ञान देना पड़ेगा। अच्छा, कॉपी पे करना है या बोर्ड पे करना है? प्रस्ताव कह रहा है बोर्ड पर, बाकी सब बच्चे कह रहे हैं कॉपी पर। बस केवल प्रस्ताव ने कहा है तो प्रस्ताव का प्रस्ताव मान लेते हैं। भाई देखो, मेरा पहली प्रेफरेंस किसकी होगी? नालायकों की होगी। ओके, जो पहला बच्चा है वो कौन सा होगा? नालायक होगा। हाँ ठीक है, कर दिया। ठीक, सॉल्यूशन नंबर 7। मुझे फटाफट से बताओ, क्या इस सवाल में एक ही तरह का स्टॉक है या 3 तरह का स्टॉक है? इसमें 3 तरह का स्टॉक है। उसने कहा बताओ डिटरमिन हाउ ईच यूनिट विल बी वैल्यूड। तो मुझे डिटर्मिनेशन, अपने विचार रखो, ये तीनों को वैल्यू कैसे करते हैं। तो ज्ञान की बात में किन के बारे में बताओगे? क्या तीनों के बारे में रूल्स बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या तीनों के बारे में रूल्स बताओगे? हाँ, और फिर इन पर बेस प्रैक्टिकल करके दिखाओगे। ठीक है, तो जरा फटाफट से बताओ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कॉपी करके फटाफट से बताओ। As per accounting standards 2, valuation of inventory. Year end stock will be valued as follows. मुझे बताओ नंबर 1, finished goods and work in process will be valued. बताओ जी, किस पर वैल्यू करते हैं? एट कॉस्ट और एनआरवी, whichever is lower. Raw material is valued at cost only. However, if finished goods in which such raw material is to be incorporated are expected to be sold at price lower than cost, then such raw material
इज वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट प्राइस। क्या ज्ञान की बात लिख दी है? क्या ज्ञान की बात लिख दी है? फटाफट से बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल यश। और यश कह रहा मेरा आंसर लगभग इस जैसा ही था। बहुत अच्छी बात है यश। अब मुझे बताओ, इन द गिवन केस इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड ऑन 31 मार्च 2001 एज फॉलोज। पूछते रहोगे क्या लिखा है, तो यहां लिख देते हैं एज फॉलोज। तो मुझे फटाफट से बताओ, पहले रॉ की बात करनी चाहिए कि पहले किसी और की बात कर ले? पहले फिनिश की बात कर लेते हैं। फिनिश गुड्स। मुझे ये बताओगे फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी बताई है उसने? अच्छा, क्या इसमें कोई कैलकुलेशन का भी झमेला है क्या? सब कुछ उठा के बस अरेंज करना है? इसमें कोई कैलकुलेशन का तो झमेला ही नहीं है, सिर्फ अरेंज करना है। तो कॉस्ट बताओ। क्या आप बता दो कि क्या मैं किताब बंद कर दूं? हाँ, एक बच्चे ने कहा आपने इसके अंदर ना लोअर नहीं लिखा। क्या एक्चुअल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लोअर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसका ना हम आपको जो बता रहे हैं ये टेक्निकली करेक्ट है, और हमने आपकी कॉपी में भी यही लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो आपने एग्जाम में भी यही लिखना है। अच्छा, फिनिश गुड्स के बारे में मुझे बताइए। अच्छा, निखिल कह रहे हैं मैंने चेक भी किया था AS2 में, वहां नहीं लिखा। यही तो निखिल, तो हम वही लिखेंगे ना जो AS में लिखा है। अच्छा, अब मुझे फटाफट से बताओ, मैंने किताब बंद कर दी, आज मेरा सर में दर्द हो रही है, आज मैं आपको गालियां देके पढ़ाऊंगा। ओके, सारे बच्चे आंसर देंगे खुद। कॉस्ट बताओ कितना? पॉइंट बी की हिंदी कर दो। पॉइंट बी की हिंदी लिखा है रॉ मटेरियल को कॉस्ट वैल्यू करते हैं, लेकिन यदि फिनिश गुड्स जिसमें उस रॉ मटेरियल ने लगना है उसे बिकना है घाटे पर, तब उस रॉ मटेरियल को वैल्यू किया जाएगा एट रिप्लेसमेंट प्राइस। ओके, इसको बाद में डाउनलोड कर लेना, इस हिंदी को लिखना हो तो लिख लेना। कॉस्ट 320 रुपए। मुझे फटाफट से बताओ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितने का है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 300। एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है, तो NRV कितनी है? 300। देयरफॉर वैल्यू किस पर लोगे? वैल्यू किस पर लोगे? 300 रुपए। मुझे बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं फिनिश्ड के? 1500। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी हो गई? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो गई? मल्टीप्लाई करो, 45 लाख या कितना हो गया? 4,50,000। मुझे ये बताओ दूसरा किसकी बात कर ले? वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर ले। मुझे बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट 260। अच्छा, मुझे ये बताओ कि NRV निकालना हो ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तो क्या मेरे पास सबसे पहले तो वही आ जाएगा ना? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है? 300 रुपए, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं? 0। क्या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन पता है आपको? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी है? 60। तो मुझे बताओ NRV कितने की हो गई? 240 रुपए। तो मुझे बताओ देयरफॉर वैल्यू किस पर लेंगे? वैल्यू WIP एट 240। नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट्स 500। तो मुझे बताओ देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो गई इसके लिए? 1,20,000। ये मैं AB क्यों लिखना शुरू कर दिया है? उसका नाम A, इसका नाम B। क्या सवाल ने ये मांगा हुआ था आपसे कि भाई आप उनको टोटल भी बताना? तो मैं टोटल ABC कर दूंगा। ओके। थर्ड पॉइंट, रॉ मटेरियल
finished goods are expected to be sold at lower than costs. Oh my God. Hence, raw material is valued at रिप्लेसमेंट प्राइस. मुझे बताओगे रिप्लेसमेंट प्राइस कितना है? दिस इज 90. एक बच्चा कह रहा है क्या रिप्लेसमेंट प्राइस हमेशा लोअर ही होगा? द आंसर इज टेक्निकली यस, लोअर ही होगा. ठीक है, यूनिट्स बताओ कितना होगा? यूनिट्स 600. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? 54,000. ये क्या हो गया? नंबर सी. क्या क्वेश्चन ने पूछा था टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? ए प्लस बी प्लस सी 6,24,000. ओ माई गॉड. नहीं नहीं, निरंजन कह रहे हैं अगर हमने कॉस्ट भी साथ में लिख दी तो गलत है. बिल्कुल 10/10 ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं. ओके. प्रज्ञा कह रहे हैं 34 नंबर क्वेश्चन में वो लोअर नहीं आ रहा है. एक बार देख लेते हैं प्रज्ञा 34 नंबर क्वेश्चन कहां पर है. 34 नंबर क्वेश्चन में हाँ, 34 नंबर क्वेश्चन में ये लोअर नहीं आ रहा है. हालांकि मुझे ये टेक्निकली गलत लगता है प्रज्ञा. ठीक है, यानी ये टेक्निकली गलत हो गया हमारे पास क्वेश्चन जो था. दिस इज टेक्निकली रॉन्ग. तो आप प्रज्ञा इसे मान लो कि इट मस्ट बी 240 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, बाकी अदरवाइज अगर हम टेक्निकली कहें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लैंग्वेज से रिप्लेसमेंट प्राइस पर इसको वैल्यू कर देंगे जो कि हायर हो जाएगा. वो टेक्निकली गलत है, बट एनीवे मानते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत बना हुआ है इनसे. ठीक है, तो अगर आप इसको एज इट इज इसका आंसर निकालना चाहते हो तो आंसर आ जाएगा रिप्लेसमेंट प्राइस पर ले लो 190 रुपए. ओके. अच्छा, तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. 24 नंबर क्वेश्चन वैसा वैसा ही क्वेश्चन है. क्या मैं छोड़ सकता हूं इसको? फटाफट से बताओ. क्वेश्चन नंबर 24 वैसा वैसा ही क्वेश्चन है. 26 नंबर क्वेश्चन 26 अलग है. आओ 26 नंबर क्वेश्चन देखें. 26 नंबर पे डिमांड भी ज्यादा थी. जॉय लिमिटेड. क्या हमारी क्लास में भी एक बच्चा है जॉय लिमिटेड? सेकंड पार्ट हमने कर तो दिया भाई, पिछले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. ये कौन सा बच्चा है कहता है सेकंड पार्ट तो किया नहीं? कैलकुलेट द टोटल वैल्यू. मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिखा तो है यार. ठीक है, लक्ष्य बेटा थोड़ा सा तो दिमाग दौड़ाओ, कम से कम पढ़ तो लो क्या पूछ रहा है सेकंड वाला. यही मैंने करा है. बोलो लक्ष्य, शर्म आ रही है कि मैंने बिना पढ़े क्वेरी भेजी? 26वें पर आओ. नाउ सी दिस क्वेश्चन. हरीशु, रिप्लेसमेंट प्राइस कॉस्ट पर क्यों लेंगे? क्योंकि एक्चुअल में एएस के टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है वो लोअर नहीं लिखा हुआ है. वो लिखा है रिप्लेसमेंट प्राइस पर ले लो उसको. वो हमेशा लोअर होता है, इसलिए मैंने आपको लोअर बताया. ठीक है, लेकिन अगर थियोरेटिकली स्पीकिंग कभी लोअर ना हो तो टेक्निकली आपके एएस के अंदर जो वर्ड लिखा है रिप्लेसमेंट प्राइस लिखा हुआ है. ओके, चलिए. अब सब बच्चे मेरी बात सुनेंगे. अब एक बच्चा कह रहा है ऊपर 24वें का क्वेश्चन अलग है. 24 में क्या अलग है बताओ जरा. इसमें सिर्फ ये अलग है कि इसमें कमीशन का पॉइंट डाल रखा है बस. और क्या अलग है? कौन सा बच्चा है ये जो पूछ रहा है बार बार? अक्षत. अक्षत बेटा, इतनी पॉइंट ही तुम्हारी समझ में नहीं आया कि ब्रोकरेज का क्या करेंगे? सिर्फ यही प्रॉब्लम है क्या? तो ये तो आपका ड्यूटी बनती है बताने की कि ये ब्रोकरेज का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए. ब्रोकरेज का ट्रीटमेंट क्या होगा? 280 में 5% कम कर दो, ये एनआर भी निकल आएगा. ठीक है, फिर मैं आपको फिर बोलूंगा कि अगर ऐसी समस्याएं आपकी अभी भी चल रही है तो रिजल्ट चिंताजनक है. फिर तुम्हें दुख होता है कि सर हमें ऐसा क्यों कह दिया.
वापिस आइए, अब काम के क्वेश्चन की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 26। अब मैं चलूं आगे कि नहीं चलूं? जॉय लिमिटेड परचेज्ड 20,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 20 रुपए पर किलोग्राम ड्यूरिंग द ईयर। They have furnished you with the following further information for the year ended 31st March 2021। तो 2020-21 में हमारी ये परचेजेज है और ये जानकारी और उसने बताई है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फिनिश्ड गुड्स का इतना इतना। ओके, ये तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। रॉ मटेरियल का भी स्टॉक दिया हुआ है। क्या ये ओपनिंग रॉ मटेरियल है? हाँ। फिर दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, फिर दिया हुआ है फैक्ट्री ओवर फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर लिखा हुआ है सेल्स, फिर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल। The plant has a capacity to produce 30,000 units of finished goods per annum. However, the actual production of finished goods was 20,400 यूनिट। तो जब आप फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करोगे तो बताओ किससे डिवाइड करोगे? कहता है हमारी कैपेसिटी 30,000 की है पर एक्चुअल में 20,400 बनाए। तो एक बच्चा कह रहा है हम 20,400 लेंगे, मतलब 30,000 और 20,400 में से हायर 20,400 है। ओके, मतलब हमारी क्लास के देखो होनहार बच्चे कह रहे हैं इन दोनों का हायर जो है वो कह रहे हैं 20,400 है, 30,000 लेंगे। Due to a fall in the market demand, the prices of the finished goods in which raw material has been utilized is expected to be sold at rupees 40 per kg. The replacement cost of the raw material was 19 rupees per kg. You are required to ascertain the value of closing stock on 31st March. ये बढ़िया सवाल निकला, बताओ क्यों बढ़िया निकला? इसमें क्या नहीं है? इसमें आंसर नहीं है। इसमें यह भी पता नहीं है इसका सोर्स क्या है। हमारा टाइपिस्ट भूल गया इसका सोर्स लिखना भी। ठीक है। श्लोक बेटा, आप मुझे ये बताएंगे क्या मैं ये सवाल छोड़ दूं? देखो श्लोक ना किसी और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं भाई, पहले श्लोक के हिसाब से चलते हैं और हम किसी और क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको पढ़ना क्यों नहीं आता है? जो एक सवाल चल रहा है उसका फ्लो क्यों तोड़ते हो? श्लोक नहीं, श्लोक ये श्लोक नहीं, एक और श्लोक है, श्लोक शर्मा। सारी ऐसी तैसी तो शर्मा ने कर रखी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ। अच्छा चलो, श्लोक शर्मा नहीं होगा, वो कह रहा नहीं मैं नहीं था, एक और भी श्लोक होगा। ओके, मुझे लगा श्लोक शर्मा है पर कोई और भी श्लोक है, तो इसका ना हमारी क्लास में 3 श्लोक है। अच्छा, कॉपी पे करना है कि वहां करना है? फटाफट से बताइए। कॉपी पे करना है। ओके ओके, अब ज्यादा, अब एक बच्चे ने अभी भी बोर्ड बोला है, हालांकि मेरे ख्याल से अब कॉपी पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो हम इसको ये लो, सॉल्यूशन 26 क्या मांगा है? चलो भाई, मोहन बार बार कह रहे हैं बोर्ड पे कराओ, बोर्ड पे कराओ, तो बोर्ड पे कर लो, क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर। मोहन जी, ये लो सॉल्यूशन नंबर 26। उसने मांगा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें क्या करनी है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ढूंढनी है। पहले रॉ की बात करनी चाहिए कि पहले फिनिश्ड की बात करनी चाहिए? फटाफट से बताओ, पहले किसकी बात करनी चाहिए? पहले फिनिश की बात करो। फिनिश की बात करेंगे जब आप, तो मुझे फटाफट से ये बताओ कि हमारे पास जो यहां पर मटेरियल है उसकी कॉस्ट क्या है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट जो लगता है। सारे बच्चे बताओ, सवाल के अंदर उसने आपको कहा कि मटेरियल कॉस्ट हमारे पास जो हम परचेज कर रहे हैं वो है 20,000 किलोग्राम। तो रेट क्या हो गया? 20,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड कर दोगे? 20 रुपए। दिस इज इक्वल टू 10 रुपए।
10 रुपए। बच्चा कह रहा है ये 20 आ रहा है 20,000 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 10 रुपए। किसकी बात कर रहे हैं? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये 20 रुपए है डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें तो। चले आगे मैं ये कह रहा हूं इसमें ना मेरे पास 2-3 विचार बिंदु हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे कि आपके मन में क्या क्या क्वेरीज हो सकती हैं मैं इसीलिए यहां पर उल्टा पुल्टा लिख दिया, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। जानते हो क्या चल रहा था? कि आपकी क्वेरी ये तो नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट लेनी है, परचेजेस की कॉस्ट लेनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना है, या परचेजेस की कॉस्ट लेनी है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करना है, या जो हमारी लास्ट परचेजेस हैं डिवाइडेड बाय यूनिट करना है। क्या आपकी क्वेरी यही तो नहीं है? हाँ देखा, प्रस्ताव ने कहा यही मेरी क्वेरी थी, और एक और बच्चे ने भी कहा मेरी भी यही क्वेरी है बड़ी मजे की बात तो यह है कि मैंने ये तीनों को यहां पर फटाफट चेक किया, तो मुझे फटाफट से बताना ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड का नहीं, रॉ मटेरियल का रॉ मटेरियल का 44,000 है डिवाइडेड बाय 2200, तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ रही है? 20 रुपए। परचेजेस उसने जो की हैं वो परचेजेस हैं 20,000 किलोग्राम इंटू 20 रुपए, तो कितना हो गया? 4 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 20 रुपीज। और अगर आप केवल परचेजेस डिवाइडेड बाय 20,000 करते हैं तो भी 20 रुपीज। और यहां पर लास्ट परचेज का डाटा नहीं है कि भाई हमारे पास रीसेंट परचेज क्या है, उसका डाटा नॉट अवेलेबल है। इसका मतलब आपके मन में ये आ सकता है कि सर ये जो 20 आपने लिखा है ये क्या है मुझे फटाफट से बताओ। अगर मान लीजिए मैं अपने पास ये कहूं कि ये वाला टेक्निक लगाकर करनी है, आएगा तब भी 20 रुपए, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है? मेथड नाम फटाफट से बताओ, कौन सा मेथड? इसका क्या मेथड है? आप ओपनिंग स्टॉक भी ले लेते हैं, परचेज भी ले लेते हैं, ये क्या कहलाता है? वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा, जब आप परचेज के हिसाब से इसे करते हैं तो ये क्या कहलाता है? भाई आपने अपने पास परचेज के हिसाब से कर लिया P4, इसका डाटा अवेलेबल नहीं है इसलिए इसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं। ओके, तो आप वैसे इंटरेस्टिंगली इस क्वेश्चन में क्या इसके बारे में लिखा था कि इसके बारे में लिखा था? किसी के बारे में नहीं लिखा था। अगर आप ऐसे करते तो भी 20 रुपए, ऐसे करते तो भी 20 रुपए। इसका मतलब वट एवर यू हैड टेकन, योर इंस्टीट्यूट हैज गिवन द डेटा इन सच वे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप कोई भी मेथड लगा दें, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। तो आई होप आपकी अगर यही क्वेरी थी तो काफी हद तक ये क्वेरी एड्रेस हो गई होगी। चल सकते हैं आगे मिस्टर आरओ कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक तो दे रखा है। आरओ ऐसी सुबह सुबह गालियां मत सुनो, 5 मिनट बाद बात करना, ठीक है? मटेरियल कॉस्ट आ गई 20 रुपए, फिर उसके बाद मुझे बताइए लेबर की कॉस्ट क्या है? लेबर की कॉस्ट है 3,06,000 रुपए डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करते थे? अपने नोट्स चेक करके बताओ, लेबर कॉस्ट को किससे डिवाइड करते थे? विद यूनिट्स क्या परचेज्ड के प्रोड्यूस्ड? मैं भूल गया, किससे डिवाइड करते थे? यूनिट प्रोड्यूस्ड 20,400 रुपए। बताइए क्या आ गया? 15 रुपए। आगे मुझे बताओ 3 लाख क्या चीज है? फिक्स्ड ओवरहेड। क्या ये मैं एज्यूम कर लूंगा कि फिक्स्ड ओवरहेड कौन से हैं? फैक्ट्री के? कि फैक्ट्री के होंगे तभी सवाल ने दे रखे हैं। ये बताओ इसको किससे डिवाइड करते हैं? फटाफट से बताओ इसको किससे डिवाइड करते हैं? इन्हें डिवाइड करते हैं 20,400 या 30,000, विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है? 30,000, तो दिस इज इक्वल टू 10 रुपए।
आगे मुझे बताओ, सेल्स इसमें आएगी कि नहीं आएगी? क्या आप अपनी कॉस्ट में सेल्स को लेंगे, इसमें मटेरियल लेंगे, इसमें लेबर लेंगे, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे, सेल्स थोड़ा ना लेंगे? तो मुझे फटाफट से बताओ आपकी कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई? सिंपल, 45 रुपीज। मुझे फटाफट से बताओ क्या आपके सवाल में एनआरवी अवेलेबल है? उसने कहा है ड्यू टू फॉल इन द मार्केट डिमांड द प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 40। मुझे बताओ व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, कितने का बेचा जाएगा? 40 माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, मुझे बताओ कितने के सेलिंग एक्सपेंस हैं? 0। तो व्हाट इज योर एनआरवी? 40 रुपए। मुझे फटाफट से ये बता दो, अगर ये है तो आपकी वैल्यू किस पर निकाली जाएगी? वैल्यू निकाली जाएगी 40 इनटू मिस्टर आरओ, कितने का हमारे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक है? 2400। ये 2400 क्या है? यूनिट। तो 2400 क्या गिवन है? ये गिवन है, रुपए थोड़ा ना गिवन है मिस्टर आरओ। 96,000 वही तो हमने ढूंढने। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये हमने किसका स्टॉक कैलकुलेट किया था? फिनिश्ड का। अभी और किसका वैल्यू करना है? रॉ मटेरियल का। अब मुझे फटाफट से बताओ, फिनिश्ड गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट लोअर प्राइस, देयरफॉर रॉ को किस पर वैल्यू कर लोगे? रिप्लेसमेंट प्राइस। रॉ को किस पर ले लेंगे? रिप्लेसमेंट प्राइस। मुझे फटाफट से बताओ रिप्लेसमेंट प्राइस सवाल में कहां लिखा हुआ था? रिप्लेसमेंट प्राइस यहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, पिछले पेज पे लिखा है क्या? इसका रिप्लेसमेंट प्राइस मिसिंग है शायद, नहीं दिया हुआ है, सॉरी दिया है, लास्ट में दिया हुआ है 19 रुपए। तो मुझे बताओ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसका मात्रा बताओ कितनी है? तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है 1800 यूनिट्स। तो 1800 is equal to 34,200. What is the total value of inventory? A प्लस बी कर दो, व्हाट इज द टोटल वैल्यू? 130 200। बस। तो शायद यही क्वेरी रही होगी आपकी, जो मेरे को लगता है, क्योंकि और कोई कारण था नहीं इस सवाल में। ठीक कह रहे हैं हम लोग, लेकिन हम डिफरेंट रेट होगा। अच्छा, प्रस्ताव कह रहे हैं अगर ये डिफरेंट आ रहा होता तो हम क्या करते? वैसे मैंने बता रखा है, अगर मान लो इससे डिफरेंट आंसर आ रहा होता तो मैं आपको कौन सा मेथड रिकमेंड कर रखा है? फटाफट से बताओ। ये आपका रिकमेंडेड मेथड है। ओके, वेटेड एवरेज मेथड इज द रिकमेंडेड मेथड। एनीवे, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। लाइन में तो आ रहा है वो तो नहीं, 27 भी आ रहा है, सॉरी 27 भी आ रहा है। आओ जी 27 पर आओ। SM Enterprises is leading distributor of petrol. A detailed inventory of petrol in hand is taken when the books are closed at the end of the year. At the end of June 2021, following information is available. Sales for the month of June is 30,40,000. General overheads are 4 lakh. मुझे बताना जनरल ओवरहेड क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं? वर्ड जनरल ओवरहेड लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिखा। क्या ये इन्वेंट्री का पार्ट है? द आंसर इज नो। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 10,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 92। परचेजेस हमारे पास हैं 20,000 लीटर एट द रेट ऑफ 90। 30 जून को एक और भी परचेजेस है एट द रेट ऑफ 95। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 13,000 लीटर। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय फीफो मेथड। अच्छा, क्या आपको दिखाई पड़ रहा था? हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है, बताओ वो किस भाव पर है? फटाफट से बताओ। ओपनिंग स्टॉक 92 पर है, परचेजेस एक बार 90 पे की है, एक बार 95 पे की है। अगर अब मैं फिनिश्ड की बात करता आपसे, तो मटेरियल कॉस्ट में क्या मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ता? मैं तो यही भूल गया। कैन यू टेल मी व्हाट आर दी कॉस्ट फॉर्मूला?
कॉस्ट फॉर्मूला वर्ड क्या होता है? कॉस्ट फॉर्मूला. गिव एनी एग्जांपल ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला. गिव एनी एग्जांपल ऑफ कॉस्ट फॉर्मूला. अब आप में से आधे भूल भुला गए हैं. कॉस्ट फॉर्मूला आपको 3 बार मैंने पाठ कराया था इसका. फॉर्मूला 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 को बोलते हैं मेथड. मेथड मेथड में एग्जांपल है फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज. ओके, तो मुझे ये बताओ. तो अभी आपसे पूछेंगे, यहां उसने लिख दिया है फीफो मेथड से स्टॉक को निकालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालो और प्रॉफिट एंड लॉस को निकालो. क्या ये एक जनरल सा मुद्दा आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस भी बना के दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बनाना पड़ेगा? हम मिस्टर रोनित अब उसका ना प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपको सामने दिख जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा ना बार बार उसको दिखाने का. मैं इसका प्रिंट ले रहा हूं, तब तक देख लो, ठीक है? ये लो. फिर वही शाम. अच्छा, अब मैं रब कर दूं मिस्टर रोनित. आज मेरे को क्या है ना, आज मेरे को 3 बच्चों को डांटना है. मुझे रात को सपना आया था कि 3 बच्चों को डांटना है, ठीक है? नेकपाल, कभी कभी ना ये रब बड़ी मुश्किल से करता है. हाँ, जैसे अब आज ना प्रेशर लगा के करना पड़ रहा है. कोई 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 हो जाता है, कोई कोई नहीं होता. हाँ, कृष्णा कह रहे हैं क्या मेरे को आज डांट पड़ेगी? तुमने पंडित जी को हाथ दिखाया कि नहीं दिखाया था? ठीक है. अच्छा, ये बताओ, क्या मैं क्वेश्चन 27 में कुछ भी बातें कर सकता हूं आपसे सवाल के अलावा भी? बोलो, क्या मैं कुछ भी बात कर सकता हूं? ओके, तो मैं क्वेश्चन नंबर 27 का सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं कि मेरे को ये बताओ, उसने मांगा है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. मुझे ये बताओ, इन्वेंट्री को वैल्यू करना हो तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? फटाफट से बताओ, सबसे पहले क्या लेते हैं हम? हाँ, निखिल कह रहा है फीफो बोला है. भूल जाओ निखिल, फीफो की ऐसी की तैसी. फीफो हो गया फुर, ठीक है? मेटीरियल कॉस्ट निकालना है. मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ. क्या ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं? फीफो नहीं लिखा हुआ. अब तुम क्या करोगे? अब मेरे को बताओ, मटेरियल कॉस्ट क्या ले लेंगे? बेटे, सारे बच्चे भगवान का नाम लेकर के 3 प्राइसेस दिए हुए हैं. एक है, हमने ओपनिंग वाला प्राइस कितने का है? 92 का है. फिर हमने परचेज किया था, पहली परचेज कितने की है? 90 की है. दूसरी है 95 की. तो मटेरियल कॉस्ट कितना ले लेंगे? बेटा, जो भी हो, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसका नाम है अक्कड़ बक्कड़. आप अक्कड़ बक्कड़ से सिलेक्ट करके मुझे बताओ. ओके, फॉर्मूला लगाओ, अक्कड़ बक्कड़ फॉर्मूला. क्या अक्कड़ बक्कड़ फॉर्मूला पेपर में नंबर दिलाएगा? नहीं. कौन सा फॉर्मूला का नंबर दिलाएगा? या तो वेटेड एवरेज दिलाएगा या फीफो दिलाएगा. मैं बाकी मेथडों को क्यों नहीं बोलता? इन्हीं 2 को क्यों बोलता हूं? क्योंकि बाकी 2 फॉर्मूले के अलावा एएस में लिखे हुए नहीं है. पर वो क्या गलत है? गलत वो भी नहीं होते, पर वो हमारे एएस ने प्रदर्शित नहीं किए हुए. ओके, प्रेजेंट नहीं किए हुए. मुझे फटाफट से बताओ, अब क्वेश्चन में फीफो लिखा ही नहीं. तो अब क्या करें? कौन सा में टेक्निक लगानी पड़ेगी? वेटेड एवरेज. हम इन तीनों को डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज कर लेंगे. हम इन तीनों को डिवाइडेड बाय 3 करके वेटेड एवरेज कर लेंगे. द आंसर इज नो. देखो, श्लोक नालायक 252 रुपए निकाल के बता रहा है मुझको, 92 रुपए पता नहीं क्या. नालायक. सिंपल एवरेज क्या आपका फॉर्मूला है? फटाफट से बताओ, क्या सिंपल एवरेज है इसमें? नहीं है. ये गलत है जिन्होंने इसका आंसर भेज रहे हैं. नालायक. शर्म आती है कि बिल्कुल नहीं आती है? सारी की सारी शर्म तुम क्या खा गए साथ में खाने के अपने?
खत्म हो गया तुम्हारा इस बिल्कुल। एक बच्चा बार बार कह रहा है फीफो क्यों नहीं लगा रहे, किताब में लिखी है। मेरी मर्जी, मैंने पहले बोला फीफो फुर नहीं लगा रहा मैं। अच्छा, वेटेड एवरेज से बताओ, वेट में इसका वेट क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक की मात्रा बताओ कितनी है? ओपनिंग स्टॉक की मात्रा कितनी है? 10,000 लीटर। फिर बताओ 90 वाले की मात्रा कितनी है? 20,000 लीटर। 95 वाले की मात्रा कितनी है? 10,000 लीटर। मुझे बताओ, अब आप इसकी वेटेड एवरेज करके मुझे बता सकते हो मटेरियल कॉस्ट कितने का है? तो मैं ऐसे करता। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अगर फीफो ना लिखा होता तो बताओ मैं क्या करता? मैं कहता 91.75। अच्छा, मुझे बताओ लेबर कॉस्ट बताई हुई है क्या? क्या सवाल वाला घटिया सवाल, लेबर कॉस्ट ही नहीं बताई है। अच्छा, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए हुए हैं? बताए ही नहीं है। क्या इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स हैं क्या? वो भी नहीं है। क्या फिक्स्ड ओवरहेड फैक्ट्री के हैं क्या? फटाफट से बताओ। फिक्स्ड ओवरहेड, हाँ, श्लोक आ गए हैं, कह रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं। श्लोक, ये 3,67,000 कहां से निकाल दिया? 4 लाख के फिक्स्ड ओवरहेड है ना, 4 लाख के। तो आप श्लोक इस 4 लाख को बोल रहे हो ना कि 4 लाख आएगा यहां? द आंसर इज नो, वो भी नहीं आएगा। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूं टेक्निकली तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 91.75। मुझे फटाफट से बताओ, क्या सवाल में इसने कहीं पर भी आपको उसका एनआरवी बताया है? एनआरवी नहीं बताया हुआ है, ठीक है ना। जीरो मत लिखो वरना लोअर ले लोगे तुम तो, ठीक है। जीरो मत लिखना, एनआरवी को जीरो ले लोगे तो फिर लोअर ले लोगे तुम, वो है नहीं। ये डी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब मुझे बताओ, क्या वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल सकते हो? 91.75 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 13,000 लीटर। ये बताओ, ये आंसर क्वेश्चन ने मांगा था कि नहीं मांगा था? ये मैंने किससे आंसर निकाला? मैंने वेटेड एवरेज से निकाला है, पर वेटेड एवरेज तो मांगा ही नहीं था। क्या हम अब अपने क्वेश्चन को एग्जैक्टली वो करें जो मांगा था? ये हमने किससे किया है? क्या ये सेवा से भाव से किया था? ये सेवा के भाव से किया था। हाँ हिमांशु, तुम्हारे पापा से बात करेंगे बेटा। हिमांशु कह रहा है मेरे से गलती हो गई, तुम्हारे पापा से बात करेंगे। अब मैं इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालूंगा। अब आपको क्या फीफो मेथड लिखा है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब फीफो मेथड लिखा है। मुझे फटाफट से ये बताओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो ये 13,000 लीटर माल बचा हुआ है, मुझे फटाफट से बताओ, क्या इसका प्राइस मुझे बता सकते हो कौन सा होगा? मटेरियल कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स क्या होगा? 95 फॉर 3,000 यूनिट प्राइस क्या होगा? 90 रुपीज। क्या जीरो जीरो वालों को लिखने का लॉजिक है कोई? क्या जीरो जीरो वालों को लिखना है? नहीं, एग्जाम में फालतू थोड़ा लिखेंगे। तो मुझे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 12,20,000, 12,20,000। अच्छा, क्या ये उसका ए पार्ट था? हाँ, उसका बी पार्ट था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये ना नई चीज आ गई, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका फॉर्मूला मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या आपको ये बात फॉर्मूला पता है? इसका मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, एक अकाउंट बनाकर भी कराया था फाइनल अकाउंट में। ओके, वहां से भी कर सकते हो। मुझे फटाफट से बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? आप बता दोगे? मुझे देखना पड़ेगा बार बार। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 92, 10,000 इंटू 92 इज इक्वल टू 92,000।
9,20,000। परचेजेस बताओ। परचेजेस हैं 20,000 इंटू 90 तथा 10,000 इंटू 95। तो मुझे बताओ कितना कितना हो गया? 18 लाख और 9,50,000। और मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? क्लोजिंग स्टॉक है 12,20,000। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फटाफट से बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेबर वेबर तो कुछ सवाल ने बताई नहीं है। सेल्स बताई है, सेल्स को बाद में देखेंगे, ओवरहेड्स को बाद में देखेंगे, बाकी सब कुछ हो रखा है। हाँ, अमन कह रहा है मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट ही निकाला यार, और हमने क्या किया? दिस इज इक्वल टू 24,50,000। अब मुझे बताओ सी नंबर पर उसने पूछा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। जल्दी से बताना, प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स। सेल्स उसमें कितने की दे रखी है? 30,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की है? 24,50,000। जीपी कितने का आ गया? 5,90,000 माइनस, क्या जनरल ओवरहेड खत्म माइनस हो जाएंगे इसमें से? जनरल ओवरहेड है ₹4 लाख के। और कोई चीज थी? बस काम खत्म। व्हाट इज द प्रॉफिट? 190। अब मुझे ये बताओ, ये जो मैंने काम किया, क्या ये AS2 है या ये जनरल सी बात है? ये AS2 नहीं है, ये जनरल सी बात है। अब ऐसा कोई भी पॉइंट अगर इंस्टीट्यूट डाल देता है तो बेटा ये आपको अपनी नॉलेज पर बेस्ड करना है। ओके, तान्या सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में। इसका मतलब आपके पास ऐसे सवाल अगर पूछ लिए जाते हैं, सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है? द आंसर इज नो, ये भी AS2 का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है चीज है। रोनी, जनरल ओवरहेड माने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है? ऑफिस ओवरहेड्स फटाफट से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाओ। हालांकि 32 का क्वेश्चन मुझे सेम लग रहा है। हाँ लवीश बेटा, एक बार फिर से क्लास को डाउनलोड करना, ठीक है? जहां आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपको कहीं टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उसे डाउनलोड करो क्लास को। कल तक तो लवीश आंसर दे रहे थे, आज कह रहे हैं कि मुझे क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे। Mehul gives the following information relating to the items forming part of inventory. His factory produces product X using raw material A. 600 units of raw material purchased at 120. Replacement price is 90 per kg. ये वैसा वैसा ही तो क्वेश्चन है। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं? 32 को मैं छोड़ रहा हूं। ओके, 32 के बाद है 29 नंबर। तो 29 नंबर ये रहा। 29 नंबर ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की भी दी हुई है, रॉ मटेरियल की भी दी हुई है, परचेजेस भी दी हुई है, लेबर भी दिया हुआ है, ओवरहेड फिक्स भी दिए हुए हैं, सेल्स भी बता रखी है। ये वैसा वैसा ही तो क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन भी दी हुई है 15,000 kg के लिए। Due to fall in the market demand, the sale price of the goods was 20 and the replacement price was 9.5 You are required to calculate the stock. ये सेम वैसा ही तो क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। तो आप एक बार ट्राई करेंगे क्या इसको? तो ये दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन 26 जो हमने अभी भी किया है। मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके साथ एक वीडियो बना देता। क्या मैं एक छोटा सा समरी वीडियो बना दूं? इसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा पहले। हर्षित, मिसिंग फिगर तो कोई भी नहीं है बेटा। प्रस्ताव रिवीजन वीडियोस बेटा LMS पर भी अवेलेबल होते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल होते हैं, आप जहां से देखना चाहो, ठीक है?
यूट्यूब में आपको ढूंढने पड़ते हैं, एलएमएस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बस। तो हमने लास्ट पढ़ा था आपके साथ कि दो तरह के इन्वेंट्रीज हैं, एक हमारे पास फिनिश्ड गुड्स हैं, एक हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस है, एक हमारे पास रॉ मटेरियल है। फिनिश्ड गुड्स को हमने कहा हम लोअर लेंगे, किसका लोअर लेंगे? ये हम लोअर लेंगे ऑफ कॉस्ट प्राइस और एनआरवी। एनआरवी को ढूंढने के लिए मैंने आपको दो बातें बताई कि आप एनआरवी किसका ढूंढ रहे हैं, फिनिश्ड का ढूंढ रहे हैं कि आप वर्क इन प्रोग्रेस का ढूंढ रहे हैं। फिनिश्ड का एनआरवी ढूंढते हैं तो मुझे बताइए हम क्या देखते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये कौन से दिन का है? 31 मार्च का है या जब हम बेचेंगे तब का है? जब हम बेचेंगे तब का है या ये 31 मार्च का है जब ये बेचेंगे? ओके, जब जब यह बेचेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ इसमें से क्या माइनस कर दिया जाएगा? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो क्या निकल आएगा आपके पास? एनआरवी। डब्ल्यूआईपी में भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, लेकिन मुझे बताओ इसमें कुछ एडिशनल भी चीज माइनस करते हैं। बताओगे क्या माइनस कर देते हैं? इसमें एडिशनली क्या चीज माइनस कर देते हैं? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो मेरे पास क्या निकल आती है? एनआरवी निकल आती है ऑफ डब्ल्यूआईपी। ठीक है, तो ये आपने कई क्वेश्चंस में किया, कई क्वेश्चंस में ये भी आया था, ये भी आया था। मुझे बताओ कॉस्ट को ढूंढने के लिए सबसे पहले कॉस्ट की टेक्निक होती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्ट टेक्निक, जिसमें आप मैनेजमेंट से पूछ लेते हो या कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछ लेते हो कि तुम्हारी कॉस्ट कितनी है। जब भी आपको सवाल में कॉस्ट दी जाए तो आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसको लेकर चल पड़ो। दूसरी टेक्निक होती है रिटेल प्राइस टेक्निक। रिटेल प्राइस टेक्निक में क्या होता है? हम एक मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। क्या ये मेमोरेंडम अकाउंट की जगह आप वैसे कैलकुलेशन के रूप में भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। जिसमें हम क्या लिखते हैं? हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट कितना था, हम वो लिख देते हैं। मुझे बताओ इसके बाद हम परचेजेस को भी लिख देते हैं। किस पर लिख देते हैं? एट कॉस्ट। और इसके अलावा कोई डायरेक्ट खर्चे हैं वो भी लिख देते हैं एट कॉस्ट। इसमें से सेल को माइनस कर देते हैं। मुझे बताओ किस भाव पर माइनस करते हैं? सेल एट सेल प्राइस माइनस करते हैं कि सेल एट कॉस्ट माइनस करते हैं? तो हम सेल को भी किस पर ले आते हैं? सेल को भी कॉस्ट पर ले आते हैं। ध्यान दें, सेल को कॉस्ट पर लाने के लिए क्या जीपी माइनस करना पड़ेगा? हाँ, तो सेल इंटू जीपी रेशो ऑन सेल। ध्यान देना, जीपी रेशो किस पर लगाओगे? जीपी रेशो किस पर लगाओगे? ऑन सेल लगाओगे। तो इससे क्या निकल आएगा आपके पास? सेल्स एट कॉस्ट निकल आएगी। तो क्या इसका बैलेंस अमाउंट क्या बन जाएगा? स्टॉक की कॉस्ट। क्या इस बार के नवंबर 23 के एग्जाम में एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये लिखा था सेल का प्राइस शायद 1,54,000 था, आई एम नॉट वेरी श्योर। सेल का प्राइस था 1,54,000 और फिर उसने कहा था जीपी कितना है? तो उसने कहा था जीपी की रेशियो है 1/10 ऑफ कॉस्ट। तो ध्यान दे ऑन सेल कितना हो गया? 1/11। फिगर्स मेरे ख्याल से मुझे पक्का नहीं है यही था फिगर। तो इससे आपके पास कॉस्ट पे आ जाएगी, डिफरेंस क्या मिल जाएगा? डिफरेंस आपका स्टॉक मिल जाएगा। मुझे बताओ इसके अलावा एक और भी टेक्निक होती है। एक और टेक्निक का नाम क्या है? कॉस्ट निकालने की एक और टेक्निक। ध्यान दें, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? फटाफट से बताओ से बोलते हैं टेक्निक्स तो एक और भी टेक्निक है, उसका नाम क्या है? एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक। क्या ये ज्यादा प्रचलित है? हाँ, ये ज्यादा प्रचलित टेक्निक है। एक्चुअल कॉस्ट टेक्निक को लगाने के लिए हम सबसे पहले स्टेप 1 पर क्या लाते हैं? स्टेप 1 पर हम लाते हैं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। क्या लाते हैं? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब सवाल उठता है कि मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आएगी कहां से?
मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आएगी कहां से? तो इसे ढूंढने के लिए हम एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तो बताइए वो कैलकुलेशन में क्या होता है? हम जब कैलकुलेशन लेते हैं तो हम पहले फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले स्टेप पर क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कॉस्ट फॉर्मूला। तो मुझे फटाफट से बताओ, व्हाट कैन बी द कॉस्ट फॉर्मूला? व्हाट कैन बी द कॉस्ट फॉर्मूला? तो कॉस्ट फॉर्मूला होते हैं कॉस्ट मेथड्स। मेथड्स यानी कॉस्ट फॉर्मूला, ये उसके पर्यायवाची हो गया। फॉर्मूला बोलो कि मेथड बोलो। इसके उदाहरण में कौन हो गया? वेटेड एवरेज, फीफो या एनी अदर मेथड। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। कौन सी? वेटेड एवरेज हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। हम पहले कॉस्ट फॉर्मूला उठाते हैं। कॉस्ट फॉर्मूले में हम क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले ढूंढते हैं टोटल परचेज प्राइस। मुझे फटाफट से बताइए, अगर आपने वेटेड एवरेज लगाया है तो परचेज प्राइस ओपनिंग स्टॉक का भी आएगा और सारी परचेजेस का भी आएगा। प्लीज टेल यस और नो। अगर आपने वेटेड एवरेज लगाया है तो परचेज प्राइस आपके पास ओपनिंग स्टॉक का भी आएगा और परचेजेस का भी आएगा। बोलो ना हाँ। द आंसर इज यस। यदि आपने फॉर्मूला लगाया फीफो तो यहां परचेज प्राइस आखिरी के लॉट का आएगा। ओपनिंग स्टॉक की ऐसी की तैसी, पुराने लॉट की भी ऐसी की तैसी, जो मोस्ट रीसेंट वाला होगा उसके हिसाब से आएगा। ओके, मुझे ये बताओ, जो टोटल प्राइस परचेज प्राइस लेना, ये विद अपने पास क्या लेना? जीएसटी। विद क्या लेना? इंपोर्ट ड्यूटी। और इसमें से आफ्टर क्या लेना? आफ्टर लेना कोई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के बाद। मुझे बताओ इसमें से क्या माइनस कर दोगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि आपके जीएसटी वाले सर आपको बताते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट सरल भाषा में क्या है? जो सरकार हमको टैक्स लौटा देगी, जो जीएसटी लौटा देगी। इनकम टैक्स तो लौटाती नहीं ना, जो जीएसटी सरकार लौटा देगी तो उसे बोलते हैं क्रेडिट। मुझे बताइए इसके बाद हम और क्या क्या चीज लेंगे? क्या इसमें लोडिंग अनलोडिंग भी लिया जाता है? फटाफट से बताओ। क्या इसमें लोडिंग अनलोडिंग भी लेते हैं? क्या इसमें फ्रेट एंड इंश्योरेंस भी लेते हैं? हाँ। क्या इसके अलावा भी कोई और कॉस्ट हो टू ब्रिंग सच स्टॉक टू प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन? क्या ये भी साथ में लिया जाता है? द आंसर इज यस। ये निकल आती है टोटल मटेरियल कॉस्ट। इसको हम फिर डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बताओ? हम इसको डिवाइड करते हैं मटेरियल परचेज्ड माइनस, परचेज मतलब जो ऊपर आपने परचेज किया था, माइनस नॉर्मल लॉस। ऐसा करने के बाद आपके पास क्या निकल आती है? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट्स। क्या इंस्टीट्यूट इतना लंबा चौड़ा पॉइंट आपको कभी देता है? नहीं। कभी वो कुछ पूछ लेता है, कभी कुछ पूछ लेता है, कभी नॉर्मल लॉस पूछ लेता है, कभी जीएसटी पूछ लेता है, कभी मटेरियल कॉस्ट दे देता है। इसका मतलब हमें कुछ नहीं पता क्या? हमने कॉन्सेप्ट टोटल कर लिया। क्या यही मटेरियल कॉस्ट घूम के कहां चला जाता है? फटाफट से बताओ। यही मटेरियल कॉस्ट यहां पर आ जाती है। मुझे बताइए, अब इस मटेरियल कॉस्ट को जब लाते हैं तो इसमें और भी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? डायरेक्ट लेबर। अगर लेबर पर यूनिट दे रखी हो तो ठीक है, अगर टोटल लेबर दी हुई है तो इसको किससे डिवाइड करोगे? यूनिट प्रोड्यूस्ड से। अच्छा, ऐसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर पहले से ही उसने पर यूनिट दिए हो तो ठीक है, लेकिन अगर टोटल एक्सपेंस दिए हैं तो डिवाइड किससे करोगे? यूनिट प्रोड्यूस्ड से। वेरिएबल ओवरहेड हमेशा ही आपको कैसे दिए जाएंगे? पर यूनिट, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल, ये है ही पर यूनिट, तो ये आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। फिर फिक्स्ड ओवरहेड, ये दोनों ओवरहेड किसके होने चाहिए? ऑफिस के होने चाहिए कि फैक्ट्री के होने चाहिए? फैक्ट्री के। क्या हम अपने पास कुछ कॉस्ट को अपनी इन्वेंट्री में नहीं लेते? फॉलोइंग कॉस्ट नॉट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मैं भूल गया कौन कौन सी कॉस्ट है जिसको हम इसमें नहीं लेते।
क्या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को नहीं लेते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को नहीं लेते, क्या स्टोरेज कॉस्ट को लेते हो? फटाफट से बताओ, क्या स्टोरेज कॉस्ट अगर हमारे पास है वो लेते हो? द आंसर इज नो। क्या बोरिंग कॉस्ट, एक बच्चे ने कहा, वो लेते हैं? वैसे एक बात बताओ, बोरिंग कॉस्ट हम कुछ केसेस में लेते हैं। अगर हम बना रहे हैं शराब तो क्या ये लेना पड़ेगा? फटाफट से बताओ, क्या ये लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस। लेकिन अगर नॉर्मल चीजें बना रहे हैं उनमें ये चीज नहीं ली जाती है। मुझे ये बताओ, फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर आपको टोटल बताया जाएगा, इसको किससे डिवाइड करोगे? यूनिट प्रोड्यूस्ड से या नॉर्मल यूनिट्स या नॉर्मल या बजटेड प्रोडक्शन से? विच एवर इज हायर। हम जब ये हायर लेते हैं तो कारण क्या होता है? कारण प्रूडेंस होता है। ओके, नालायक तान्या कह रहे हैं लोअर लेते हैं। हम डिवाइड करते हैं हायर से, अमाउंट निकलता है लोअर, इसलिए प्रूडेंस हो जाती है। हमारे पास इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड कॉस्ट। ये कॉस्ट को ढूंढने का तरीका है। एनआरवी हमने ऑलरेडी किसी और जगह पर कैलकुलेट कर रखी है। इसके अलावा हमने कहा कभी कभी इसके अंदर हो सकता है बाय प्रोडक्ट की भी सेल हो, जिसका एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। अगर बाय प्रोडक्ट की सेल हो तो क्या बाय प्रोडक्ट की सेल को माइनस कर दिया जाएगा? फटाफट से बताओ, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट का भी टोटल अमाउंट जितना होगा डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट को भी साथ में इसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है। इसमें एक और बात बताई, कॉस्ट में डू नॉट इंक्लूड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट्स। उसको हम इसके अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। इसके अलावा यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे एक अक्सर सवाल पूछता है, वो है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट से। तो ये हमारे पास निकलाएगा एबनॉर्मल लॉस, जो कि कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो कहां कहां लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो जाता है। इसका कारण बताया था मैंने, क्योंकि परचेज में जुड़ा हुआ है। और पीएनएल के अंदर एबनॉर्मल लॉस कहां आ जाता है? ये पीएनएल में आ जाता है। बाय प्रोडक्ट को सेल प्राइस पर ही माइनस करेंगे, जितने की सेल हुई डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोडक्ट। ओके फैज, ये वैसे आप बाय प्रोडक्ट पता कहां ज्यादा पढ़ोगे? आई एम नॉट वेरी श्योर कि कॉस्टिंग में आजकल ये टॉपिक है कि नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग जैसा कोई टॉपिक कभी पढ़ा जीवन में तो वहां आपके सर लोग बताएंगे। अभी भी है। ओके, अभी भी बच्चे कह रहे हैं। तो हमने कहा हम अपने पास इसके अंदर इस तरह से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि रॉ मटेरियल के बारे में। रॉ मटेरियल को वैल्यू किस पर करते हैं? एट कॉस्ट प्राइस ओनली। क्या ये जनरल रूल है? द आंसर इज यस। पर हम इसको कभी कभी वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस, विच एवर इज लोअर। देखो, ये जो लोअर लेने का कारण है, ये जो लोअर लेने का कारण है, ये मोस्ट लॉजिकल है। बट हमारे एएस में ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि इंस्टीट्यूट के इसमें स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल इश्यू है। बट एनीवे, ये अभी हमने इसको लोअर लिख दिया। मुझे ये बताओ, आपके स्टैंडर्ड में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? एट रिप्लेसमेंट प्राइस। इसको लगाने के लिए एक कंडीशन है। ये कब फॉर्मूला लगाया जाता है? ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है? व्हेन रॉ मटेरियल नहीं, फिनिश्ड गुड्स इन विच such raw material is to be incorporated is expected to be sold lower than cost। तब हम अपने पास इसको रिप्लेसमेंट प्राइस पर ले आते हैं। हमें अपने पास इन्वेंट्री के बारे में कुछ डिस्क्लोजर भी करने चाहिए।
क्या डिस्क्लोजर करने चाहिए? हमें अपनी इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन बतानी चाहिए। रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, और उसका अमाउंट अलग अलग डिस्क्लोज करना चाहिए। और हमें अपनी AS2 की पॉलिसी भी डिस्क्लोज करनी चाहिए। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? क्या आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हम लोअर लेते हैं ऑफ कॉस्ट और NRV? भाई आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? लोगों को ये पता है? लोगों को थोड़ा पता है, तो ये डिस्क्लोज करनी पड़ती है हमको अपनी पॉलिसी। दिस वॉज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो क्या ये आपको लास्ट डेज की रिवीजन के लिए वीडियो काम करेगा? द आंसर इज यस। आई थिंक ये हमने सेकंड वीडियो बनाया है, और ये मेरे पास मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मुझे फटाफट से ये बताइए, क्या हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं और हम फ्रेमवर्क पर चल पड़े? अब हमने क्वेश्चंस कर लिए, रिवीजन कर लिया। 13th क्वेश्चन रह गया। बच्चा कह रहा है अभी 13th रह गया है। 13th रह गया, 13th क्वेश्चन रह गया। दिखाओ जी। A private limited company manufacturing fancy terry towels had valued its closing stock of inventory of finished goods at realizable value, including profit and export cash incentives. सारे बच्चे मुझे बताओ, एक कंपनी मैन्युफैक्चर क्या करती है? सारे बच्चे बताओ। मैन्युफैक्चर करती है, तुम सरल भाषा में टॉवल्स ही बोल दो, ठीक है? वो टॉवल्स बनाती है। क्या ये फिनिश्ड गुड्स है? फटाफट से बताओ, क्या टॉवल्स फिनिश्ड गुड्स होते हैं? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स है। हाँ, फिनिश्ड गुड्स को वैल्यू करती है एट रियलाइजेबल वैल्यू इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव। क्या ये फॉर्मूला ठीक लगा हुआ है कि गलत लगा हुआ है? फिनिश्ड गुड्स का फॉर्मूला क्या होता है? एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। वो वैल्यू कर रहा है किस पर? एट रियलाइजेबल वैल्यू इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स। जब ये वर्ड लिखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो इसका मतलब कॉस्ट कम होगी। फटाफट से बताओ भाई, रियलाइजेबल वैल्यू में लिखा है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, तो मतलब कॉस्ट कम होगी। इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स, वो नहीं जोड़ना चाहिए। वो कह रहा है फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड गुड्स वर पैक्ड फॉर द एक्सपोर्ट। कहता है हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं, गुड्स पैक भी हो गए हैं, बट हमने अभी सेल नहीं की है। एक बात बताओ, अगर सेल नहीं की है तो ये स्टॉक है? यस और नो? फटाफट से बताओ। अगर सेल नहीं की है तो स्टॉक है। अगर स्टॉक है तो बताओ कौन सा AS लगेगा? अगर स्टॉक है तो कौन सा AS लगेगा? 2। और 2 में रूल कौन सा लगाना पड़ेगा? ये इस बेवकूफ ने रूल कौन सा लगा रखा है? कुछ और। कारण क्या बता रहा है? कह रहा बिक जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पक्का पक्का बिक जाएगा। डू यू एग्री? फटाफट से बताओ, एडवाइस बताओ, क्या आप एग्री करते हैं? द आंसर इज नो। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? फटाफट से बताओ। इसके आंसर में हम सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? क्या हम सबसे पहले इसमें ज्ञान की बात लिखेंगे? तो ज्ञान में हम किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे फिनिश्ड गुड्स के बारे में। फिनिश्ड गुड्स के बारे में भी क्या बात करोगे कि साहब इसका रूल क्या होता है? लोअर लेना होता है हमको इन दोनों का। साथ में एक बात और बता देंगे कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हमारे पास ग्रांट होती है, ये ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? ये P&L में चला जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट। ठीक है? जो भी कंडीशंस होती हैं, याद है ना आपको? कंडीशंस ऑफ ग्रांट के हिसाब से P&L में चला जाना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या गलत कर रखा है। उसने फिनिश्ड को किस पर वैल्यू कर दिया? उसने वैल्यू कर दिया रियलाइजेबल वैल्यू पर, जिसमें प्रॉफिट ले लिया। क्या ये अगेंस्ट प्रूडेंस है? ये अगेंस्ट प्रूडेंस है। और साथ में उसने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स ले लिया, तो इसका मतलब उसने यहां पर भी आकर स्टैंडर्ड को गलत कर दिया। तो आप उसको राय क्या देंगे? आप बोलेंगे इसको लोअर पर ले लो और काम खत्म। लिख लेंगे या लिखवा दूं? फटाफट से बताओ। अच्छा ठीक है।
लिख सकते हैं। ओके एक दो बच्चे कह रहे हैं 29th का क्वेश्चन कुछ और है, वो सेम क्वेश्चन नहीं है। 29th के अंदर कुछ अलग है क्या? लो भाई 29th में बच्चे कुछ कह रहे हैं अलग है ये क्वेश्चन 29। हालांकि देखकर तो मुझे कहीं कुछ नहीं लगा ऐसा। बताओ भाई 29th क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 29। क्या कर रहा है? मुझे फटाफट से बताओ जी, सबसे पहले तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है? इन्होंने फीफो लीफो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मटेरियल कॉस्ट मुझे बताओ। आपके पास रॉ मटेरियल 10 रुपए का, परचेजेस भी 10 रुपए की, तो मटेरियल कॉस्ट 10 रुपए, बोलो हाँ। लेबर कॉस्ट की बात करो, लेबर कॉस्ट कितनी है? 76,500। यूनिट प्रोड्यूस कितने बता रखे हैं? यूनिट प्रोड्यूस्ड, अब यूनिट प्रोड्यूस आपको दिए हुए नहीं है, क्या मुझे बता सकते हैं यूनिट प्रोड्यूस कितने होंगे इसमें? अगर मान लो आपके पास 1,000 के फिनिश गुड्स थे ओपनिंग बैलेंस में, फिर उसके बाद सोल्ड कितने हैं? सोल्ड में 10,000 यूनिट सोल्ड हैं, और क्लोजिंग में आपके पास 1,200 यूनिट पड़े हैं, तो प्रोड्यूस यूनिट कितने होने चाहिए बताइए? 1,000 यूनिट पहले थे, 10,000 बेच दिए, 1,200 बचे हुए हैं, तो प्रोड्यूस यूनिट कितने हैं? अरे नालायको, 9800। ओके 9800 डिवाइडेड बाय 9800, मुझे फटाफट से बताओ 9800 आप पैसे कैसे निकाल रहे हैं? आप 9800 कैसे निकाल रहे हैं? 10,000 ये रहे, 1,200 ये रहे, 11,200 माइनस 1,000 पिछले थे, ये 9,800 कैसे निकाल रहे हैं? इट शुड बी 10,200। तो मुझे बताओ लेबर का प्राइस क्या आ गया? फटाफट से बताओ, लेबर का प्राइस क्या आ गया? 7 रुपए 50 पैसे। फिर मुझे बताओ लेबर के बाद फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? फिक्स्ड ओवरहेड है 75,000 डिवाइडेड बाय 15,000 और 10,200, तो 15,000 ले लो, कितना आ गया? 5 रुपए आ जाना चाहिए शायद। और इसके अलावा और तो कोई चीज नहीं है। कॉस्ट बताओ कितनी आ गई? 7 5 12 22 रुपए 50 पैसे। एनआरवी बताओ, एनआरवी है 20 रुपए, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो, कितने का यूनिट्स है? 1,200। फिनिश गुड्स का स्टॉक बताओ कितना आ गया? 24,000। रॉ मटेरियल के अंदर आपके पास कितने यूनिट्स हैं? रॉ मटेरियल में आपके पास 900 यूनिट है, 9.5 रुपए के हिसाब से वैल्यू करो, कितना आ गया? 8550। और इसके अलावा बस टोटल इन्वेंट्री कितनी हो गई? 550 8 4 12। कौन सी फिगर बता रहे थे? क्वेश्चन है, मिस प्रिंट है, नहीं दी है, ये है वो है, क्या सब कुछ नॉर्मल था? मयंक कह रहा मुझे नहीं समझ में आई कि ये प्रोडक्शन कैसे निकली है। ये लो भाई, मयंक टाइप गधों के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है भाई? तुम्हारे को ट्रेडिंग अकाउंट से ही समझ में आएगा, क्योंकि तुम रट्टे इतने ज्यादा लगा चुके हो कि तुम्हें ट्रेडिंग से ही समझ में आएगा। ओपनिंग में 1,000 थे, प्रोड्यूस कितने किए ये पता नहीं, सेल कितने किए? 10,000। बचे हुए कितने हैं? 1,200। थोड़ी मयंक शर्म वाली बात है कि नहीं है कि तुम अब अगर इसको तुमने कह दिया मुझे समझ में आ गई है, तो ईमानदारी से बताओ, अगर ये समझ में आ गई है और ऊपर नहीं आई, तो इसका मतलब तुमने बचपन में जो रट्टे लगाए थे ना, वो तुम्हारी सक्सेस में बाधा बन रहे हैं। कि मैंने कुछ भी नहीं समझाया, एक भी नहीं, मैंने उन्हीं को कहा ये लो इसमें यहां डाल दी, यहां डाल दी, यहां डाल दी, अब तुम्हें लगेगा हाँ अब ठीक हो गया। अगर अब ठीक हो गया तो मैंने समझाया नहीं, इसका मतलब तुम रट्टे लगाते हो, ठीक है? यू मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम रट्टे लगाते हो। परचेज किसका है? परचेज हमारे पास जो है रॉ मटेरियल का है, ठीक है? चलिए अब मुझे बताइए, क्या अब हम आगे चल सकते हैं? लव्या कह रहे हैं एक हैंड रिटन का भी एग्जांपल है। ओके लो भाई, एक हैंड रिटन का भी एग्जांपल है। क्या आपने हैंड रिटन का एग्जांपल किया था?
एग्जाम्पल, मुझे ये बताओ, सवाल में लिखा है ये भी परचेज, ये भी परचेज, ये भी परचेज, तो आपको पहले इसमें ढूंढ लेना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, क्योंकि आपके पास 3-3 पॉइंट्स हैं। तो बताइए, क्या अगर वेटेड एवरेज लगाओगे तो सारे लेने पड़ेंगे और ओपनिंग स्टॉक भी लेना पड़ेगा, और अगर फीफो लगाओगे तो कौन सा लेना पड़ेगा? 23 रुपए के हिसाब से। वैसे बताओ मुझे इस केस में कौन सा मेथड लगना है, फॉर्मूला कौन सा लगना है? एवरेज वाला। तो मुझे फटाफट से बताओ मटेरियल कॉस्ट कितनी है, जल्दी से बता दीजिए। 10,000 यूनिट इंटू 20 रुपए, 15,000 यूनिट इंटू 22 रुपए, 12,000 यूनिट इंटू 23 रुपए। क्या ये सारी परचेजेज है? फटाफट से बताओ, क्या ये सारी परचेजेज है? हाँ, बताना कितना आ गया प्रस्ताव। पहले टोटल परचेज बता दो। प्रस्ताव 8,06,000। अच्छा, क्या इसमें अगर ओपनिंग स्टॉक होता वो भी लेते? फटाफट से बताओ, क्या ओपनिंग स्टॉक होता तो भी लेते? आप वेटेड एवरेज लगा रहे हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक होता तो भी लेते? द आंसर इज यस। वो जीरो है इसलिए नहीं लिया। Okay? मुझे ये बताओ, इसके अंदर माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का है? 2 रुपए पर यूनिट। टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं? 37,000, 74,000। फ्रेट इंश्योरेंस कितने का है? 10,000। लोडिंग अनलोडिंग कितने का है? 50,000। मुझे और चीज बताइए कि आपके पास इसमें और कुछ नहीं है, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? प्रस्ताव टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, पर यूनिट तब यूज करता अगर ये डाटा ना होता। ठीक है, प्रस्ताव अगर ये सब ना होता तो मैं पर यूनिट यही निकाल देता, लेकिन प्रस्ताव चूंकि हमारे पास डाटे में आगे जानकारी है तो आपको पर यूनिट बाद में करना पड़ेगा। 9,40,000 डिवाइडेड बाय, मुझे फटाफट से बताओ, टोटल 37,000 यूनिट्स हैं जिसमें से नॉर्मल लॉस के 4,000 यूनिट्स हैं, 33,000। मुझे फटाफट से बताओ कितना अमाउंट निकला है? बच्चा कह रहा है ये गलत है, इन्होंने भाई ये 1 मिनट 9:40 बच्चा गलत बता रहा है, ये माइनस की फिगर है। बच्चे ने कहा ये माइनस नहीं किया हुआ, कि 9:40 गलत बता रहे हैं बच्चे। वो कह रहे हैं कि दिस माइनस होना चाहिए, आप बच्चों ने प्लस कर दिया है। 792,000। इसका मतलब ये सवाल आपने घर से किया हुआ नहीं है। अगर घर से किया होता तो आप मुझे पटक से आंसर देते। तो मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? हाँ रोनित बेटा, ये घर से करके आना था ना सवाल, तो आपने, ये क्लास में नहीं हो रहा है क्वेश्चन, ये होमवर्क सेशन है। आप करके आए हैं, मुझे चेक करना है आपके साथ। ओके, इट्स नॉट कि आप कहो कि नहीं नहीं हम क्लास में ही करेंगे। अब मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट कितने का है? 24। लेबर कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट है 6 रुपए। क्या ये पहले ही पर यूनिट है? डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हैं? 3 रुपए। फिर मुझे बताओ वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं? 2 रुपए। फिर बताओ फिक्स्ड ओवरहेड कितने के हैं? 50,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड है 32,000, बजटेड है 50,000, ये हो गया 1 रुपया। चेक करें एक बार। आपके पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 24, 30, 33, 35, 36। प्लीज चेक। अभी आगे भी देख लें, कुछ और तो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आएंगे क्या इसमें? फटाफट से बताओ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आएंगे इसमें? नहीं आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 3500 यूनिट्स का, 3500 यूनिट्स है और एनआरवी नहीं दे रखी है, किससे गुणा करोगे? 36 रुपए। घर पे ट्राई नहीं किया आप लोगों ने मेरे हिसाब से, अगर घर पे ट्राई करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पर क्या है ना, तुम लोग बिना, तुम क्या वैसे ही गधे नहीं जो बिना डंडा खाए चलता नहीं?
क्या आपको 2 मिनट का ब्रेक दे दें? आपको लोअर लेना है भाई। एक बच्चा पूछ रहा है कि हमें लोअर लेना चाहिए। द आंसर इज यस, लोअर लेना चाहिए। आपको लोअर लेना है रॉ मटेरियल का। ओके, रॉ मटेरियल रिप्लेसमेंट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लोअर लेना चाहिए। ओके, बच्चा कह रहा है कि आप हमको ना 12 मिनट का ब्रेक दो। 12 तो ज्यादा हो जाएगा। कितने पे बात बनती है बताओ? डील कितने में होती है? और ध्यान देना, मैं बिना डील के उठ गया तो कुछ भी ना मिलेगा। 5 मिनट का ब्रेक दे दो, ठीक है? वो कह रहे हैं डील 5 मिनट में करने को तैयार है, ठीक है? 5 मिनट में डील डन। का प्रिंट नहीं लिया ना हमने?